अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर्टिफाइड। आज का लेक्चर फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस वालों के लिए लाया हूँ मैं, और ये नई चीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ। सब लोग उसका फ़ायदा उठाएँ। फर्स्ट ईयर वाले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कराने जा रहा हूँ आप लोगों को मैथ्स के चैप्टर 2 की MCQ एक्सरसाइज। अब आप लोग कहेंगे कि सर आंसर की तो मौजूद होती है, क्यों करवा रहे हैं? अब ये मैं आपको बता दूं कि इसलिए करवा रहा हूँ बेटा कि आगे MCQs एग्ज़ाम में 20% और MCQ जो होता है उसमें बुक के आए, ज़रूरी नहीं होता। मेथड और कॉन्सेप्चुअल MCQs करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। अपने साथ रजिस्टर रख लें, बुक रख लें, और कैलकुलेटर की ज़रूरत शायद ना पड़े, और हाजिर रहिएगा मेरे साथ। 1 से 2 मिनट दूंगा हर MCQs को, लेकिन इंशाल्लाह समझाऊंगा, आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। एंड तक मेरे साथ रहिएगा। सिर्फ तस्वीरें ना खींचिएगा, आवाज़ भी सुनिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो। चैप्टर नंबर 2 का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। कुछ MCQs थ्योरेटिकल हैं और कुछ कैलकुलेशन वाली हैं, तो तरीके से देखिएगा। पहली MCQs में लिखा हुआ है 20 MCQs हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स A हैज़ M रॉज होती हैं हॉरिजेंटल, कह रहे हैं M रॉज हैं इसमें, और N कॉलम्स हैं। कॉलम्स वर्टिकल होते हैं। अब उन्होंने कहा कि एक मैट्रिक्स A जो है उसमें रॉ जो है वो M है तादाद में, और कॉलम N है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर जो होता है साइड पे लिखें, रॉ बाई कॉलम होता है। रॉ बाई कॉलम। अब M रॉ है, N कॉलम है, तो रॉ बाई कॉलम का मतलब हो गया M बाई N, यानी फर्स्ट ऑप्शन। इसमें अब आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि थर्ड ऑप्शन भी हम ले सकते हैं। बाई का लफ्ज़ यानी मल्टीप्लाई, जो क्रॉस है ना, ये ज़रूरी है। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट कहेगा कि MN और M इंटू N तो एक ही बात होती है कि सर 2 3 भी 6 होता है और 2 इंटू 3 भी 6 होता है। तो ये सोच अच्छी है, लेकिन जो बारीकी बताई नोट कर लें कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में X यानी मल्टीप्लाई क्रॉस का निशान बनाना ज़रूरी है। इसको बाई कहते हैं, M बाई N। अब इसी का रीमेक लिखें साइड पे। अगर वो कह देता कि 3 रॉज हैं 2 कॉलम हैं, तो ऑर्डर हो जाता 3/2। सही है। अगर वो कहता 2 रॉज हैं और 3 कॉलम हैं, तो ऑर्डर हो जाता 2/3। सही है जी। एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M बाई 1, इसको आपको समझना है किस पोजीशन पे 1 लिखा हुआ है। कॉलम वाली पोजीशन पर, रॉ बाई कॉलम बोला है ना, तो ये कॉलम वाली पोजीशन पर 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि एक कॉलम हो, यानी ऐसा मंजर हो, 2 3 -1। अब देखिए इसमें एक कॉलम है, रॉ जितनी भी हों, -1 0। देखिए इसमें 2 रॉ हैं, कॉलम एक ही है, ठीक है। इसका मतलब है इसका ऑप्शन हो गया B। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। साइड पे लिखें कि अगर वो ऐसे बोल देता 1/n, तो अब ये रॉ पोजीशन पर 1 है, तो अब इसका ऑप्शन अगर ये वाला होता तो उस सूरत में ये A ऑप्शन जाता। नोट करें साइड पे। रीमेक देखे बता रहा हूँ, ये एप्टीट्यूड की तैयारी है, MCQs के एग्ज़ाम, जो एनुअल एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी। ऑल इन वन मिल रहा है आपको, और इंशाल्लाह ये चैप्टर आते रहेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट चल रहा है ये मामला। तो ये रॉ मैट्रिक्स हो जाता अगर 1/n होता है, यानी एक रॉ होती, तो रॉ एक होगी तो कॉलम भले जितने हों, कॉलम एक होगा तो रॉ भले जितनी हो।
MCQ नंबर 3, MCQ नंबर 3 में वो कह रहा है कि फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स, थोड़ी थ्योरेटिकल है ये वाली MCQs, A इज इक्वल टू AIJ। ये जो सब्सक्रिप्ट लिखने का तरीका होता है इसका मतलब ये होता है रॉ कॉलम, यानी ये I जो है ये ith रॉ है और J जो है वो jth कॉलम है, यानी इस पोजीशन पर ith और jth का मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड हम बोलते हैं तो ith, जैसे jth का मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड हम बोलते हैं jth। अब उसमें वो कह रहा है कि ऑल AIJ इज इक्वल टू K, इसको आपको पकड़ना है और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉन ज़ीरो, यानी जो ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो। मज़ीद आगे कह रहा है कि I इज इक्वल टू J। अब I इज इक्वल टू J का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे देखें A11 I और J बराबर हो गए, A22 A33, इसके I और J हो रहे हैं बराबर। इसका यह मतलब हो रहा है कि ये कोई ऐसी मैट्रिक्स बन रही है जो इस पोजीशन पर, क्योंकि देखिए ये पोजीशन होती है 1 1, ये पोजीशन होती है 2 2, ये पोजीशन होती है 3 3। सोचे कैसे? पहला रो पहला कॉलम, ये देखें दूसरा रो दूसरा कॉलम, और ये देखें तीसरा रो तीसरा कॉलम। अब इस पोजीशन के उसने कह दिया तमाम एलिमेंट K हैं, K का मतलब यानी सेम है और नॉन ज़ीरो भी हैं, यानी जैसे 2 2 2 सेम हो गए, -3 -3 -3 सेम हो गए, यानी डायगनल कहते हैं इसको, लीडिंग प्रिंसिपल डायगनल वो सेम हो। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन होगा इसका स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगनल के तमाम एलिमेंट्स सेम हो। तो देखें आप 1 से 2 मिनट लगा तो कुछ पता चला। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर होती तो डायगनल के सारे 1 होते, यहाँ पे K नहीं 1 लिखा हुआ होता। यहाँ पे अगर वो लिख देता AIJ = 1, साइड पे नोट करें, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला ऑप्शन आता। अगर यहाँ पे लिखा होता 0, बल्कि वो सारे ही 0 हो, यानी कि पूरा उसका सिंबल ही 0 हो जाएगा ऐसा, तो ये नल मैट्रिक्स होगी, यानी ऑल द एलिमेंट 0। और रेक्टेंगुलर वो तो रॉ कॉलम बराबर ही नहीं होंगे, इसका अलग ही ऑप्शन होगा। सही है। चौथी MCQ में कह रहा है द मैट्रिक्स 7 इज़, जो 7 एलिमेंट रखने वाली मैट्रिक्स है वो क्या है? मज़ेदार MCQ है, गौर से देखें। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके रॉ कॉलम बराबर हो, यानी जिसके I और J बराबर हो, तो देखिए एक रॉ एक कॉलम है। रॉ मैट्रिक्स जिसमें रॉ एक ही हो, इसमें एक ही रॉ है। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, इसमें एक ही कॉलम है। तो ये तो तीनों को फुलफिल कर गया। इस बुनियाद पे आप कहेंगे ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। अगर ये रॉ बढ़ा देता, यानी 2 रॉ कर देता, तो सिर्फ फिर कॉलम मैट्रिक्स आती, यानी ऐसे अगर कर देता वो 7 7, अब ये कॉलम मैट्रिक्स है। साइड पे लिखें, ये अगर ऐसी मैट्रिक्स देगा तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। सिर्फ इसी तरह अगर ऐसा एलिमेंट दे दे वो 7 7, तो ये रॉ मैट्रिक्स हो जाएगी। इसमें सिर्फ क्योंकि एक से ज़्यादा कॉलम होना शुरू हो गए तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स नहीं कह सकते। समझ गए भाई? उसके बाद वो कह रहे हैं 5th MCQs में, अच्छा ये प्रॉपर्टी वाली है, प्रॉपर्टी सही से नोट कीजिएगा। K × ABC होल ट्रांसपोज, T ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है। T का मतलब ट्रांसपोज। अब इसमें वो ये कह रहा है कि अगर हम 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर दें तो बताएं क्या होगा। इस प्रॉपर्टी को ना इन्वर्टेड या इन्वर्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। साइड पे लिखें इन्वर्टिंग।
इन्वर्ट का मतलब होता है कि जब ये लिखा है ना ए बी सी, तो ये उलट जाएंगे, यानी सी बी ए हो जाएंगे। सी पहले होना चाहिए, फिर बी, फिर ए, और के के ऊपर ट्रांसपोज नहीं आता क्योंकि के इज़ एनी रियल नंबर। के जो है वो रियल नंबर है, कोई रियल नंबर का मतलब कोई स्केलर है, स्केलर्स के ऊपर ट्रांसपोज नहीं होता, यानी वो मैट्रिक्स के बाहर आ जाएगा कोफिशिएंट बनकर। एलिमेंट बाकी जो हैं वो मैट्रिक्स के जो हैं वो ट्रांसपोज होते हैं। तो अब इसका मतलब हो रहा है के, तो के ही रहे ढूंढें, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। जिसमें के पे ट्रांसपोज आ जाए वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग होगा, ये लिख लीजिएगा साइड पे। अब 3 में के आ रहा है, सही है, इसमें ए बी सी है, इसमें सी है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत गलत है दोनों। अब 50-50 बचा। इन्वर्टिंग अगर आप मेरा समझ गए तो आप कहेंगे सर इसका ये ऑप्शन होगा, क्योंकि ए बी सी, तो यानी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो देखें तीसरा, दूसरा, पहला, और तीनों पे ट्रांसपोज अलग अलग आ जाएगा। अब साइड पे इसका रीमेक लिखें कि अगर वो ऐसा सवाल देता कि ए सी बी का ट्रांसपोज, तो अब आप इसका आंसर लिखते के बी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, क्योंकि बी तीसरा है वो पहला हो गया, सी दूसरा है वो दूसरा ही रहा, ए पहला है वो तीसरा हो गया। इन्वर्ट करेंगे आप, समझ गए। लेकिन अगर बीच में प्लस माइनस हो वो भी रीमेक लिखें, यानी ऐसा अगर होता कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का ट्रांसपोज एज इट इज़ रहता है, इसमें इन्वर्ट नहीं होता, यानी के अपनी जगह रहेगा, ए ट्रांसपोज और प्लस माइनस करके बी ट्रांसपोज। के को ब्रैकेट में भी लिख दे तो के आप बाहर ले लेंगे, इसमें इन्वर्ट नहीं करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन में। मज़ा लग रहा है भाई लेक्चर में? बोर हो रहे हैं? ऐसा नहीं करें भाई, ये इम्तिहान के नंबर और रिज़ल्ट का मामला है, इम्पोर्टेंस दें इसको काइंडली। स्टूडेंट अच्छे मेरे साथ माशाल्लाह मेहनती हैं, टाइम लगाएं पढ़ाई को, फिर देखें रिज़ल्ट, फ़ायदा। और सेशन के थ्रू आउट पढ़ें, पूरे साल पढ़ें, सिर्फ एग्ज़ाम से 2 महीने पहले ना पढ़ें। 6 MCQs में कह रहा है, ये तो 9-10 का स्टूडेंट भी कर लेगा। माइनस करने कह रहा है, माइनस होता है रिस्पेक्टिव, 1 में से 1 माइनस करा, बल्कि ये डिटर्मिनेंट है। कुछ देखा सर, ये निशान डिटर्मिनेंट का है और ये निशान जो होता है ये मैट्रिक्स का होता है। अब डिटर्मिनेंट खोला जाता है इस तरह, ए डी माइनस बी सी, यानी ये मल्टीप्लाई करें, इसको ए और डी समझें, इसको बी और सी। आसान सा लिख देता हूँ आपके सामने, ए बी सी डी। अगर इस तरह एक स्क्वायर डिटर्मिनेंट है तो ए डी माइनस बी सी, पहले मरहले में ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे मरहले में ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे और साइन इन्वर्ट कर देंगे, उलट देंगे। अब करें 6 1 जा 6 लिखते हैं भाई, 0 5 जा 0 लिखें नहीं, माइनस 4 1 जा 4, माइनस 3 2 जा 6, तो ये हो गया 6 माइनस 2, तो 6 + 2 कितना होता है 8। ढूंढें ऑप्शन, ये रहा आपके सामने 8। लेकिन काइंडली इसको याद मत कीजिएगा, वो वैल्यू बदल देगा, तो आपको ये चीज़ बस बचाएगी कि ए डी माइनस बी सी, पहले इस रुख के 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करके इस रुख के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए माइनस आया ये वाला, और ब्रैकेट के अंदर वाला ये जो है, यानी कि इसको यूँ समझे, ये वाला ए डी माइनस बी सी हुआ इसका, यानी 1 4 जा ये ए डी हो गया और 2 3 जा ये बी सी हो गया, और माइनस आ गया -6। समझ गया? आसान है, लेकिन फिर भी ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई 8 ऑप्शन भी हो, -8 भी हो, अभी तो है नहीं, लेकिन करीब करीब के ऑप्शन होते हैं, प्लस माइनस में फ़र्क गलत कर देता है स्टूडेंट। अगली MCQ 7 में कह रहा है इफ़ ए बी इज़ टू बी ए, ये भी एक आइडेंटिटी है, प्रॉपर्टी है, नोट करें। यानी मल्टीप्लिकेशन का सीक्वेंस बदलने से जवाब पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, यानी पहले ए को लेफ़्ट पे लिख रहा हूँ, राइट हैंड में बी को लेफ़्ट पे लिख रहा हूँ, यानी कि सीक्वेंस मैट्रिक्स का
चेंज कर रहा हूँ, ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, तो कह रहा है इसमें से कौन सा फिर ऑप्शन सही हो। आगे वो एक बात बता रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं होंगी तो ये कभी हो ही नहीं सकता। ये भी साइड पे लिख लें, ये आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही वैलिड है। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक रेक्टेंगुलर है तो ये फेल हो जाएगी। नन ऑफ दीज ऑप्शन ले लीजिएगा। अब ये कब होगा, ए और बी दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो। बोलें, इसका मतलब ये होता है कि ए जो है बी का इन्वर्स है और बी जो है वो ए का इन्वर्स। तो ये तो सही बात है। इन दोनों में से कोई एक नल मैट्रिक्स हो, क्योंकि नल मैट्रिक्स होगी तो नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर लेफ्ट पे भी सारा 0 0 नल आ जाएगा, राइट पे भी नल आ जाएगा, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0 कर देगा। ये ऑप्शन भी सही जा रहा है। वन ऑफ एनी ए और बी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको कहते हैं 1 1 1 और बाकी के सारे 0। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन जा रहा है, क्योंकि जब 1 डायगोनल में होंगे सारे तो भी मल्टीप्लाई का जवाब चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 इंटू एनीथिंग इज़ दैट थिंग, यानी 1 5 ज़ा 5 1 3 ज़ा 3, वैल्यू को चेंज नहीं करता वो। तो ये जाएगा ऑल ऑफ दीज में, ऑल ऑफ दीज में, क्योंकि तीनों कंडीशन फुलफ़िल कर रही है। लेकिन अब साइड पे एक लिखें बारीकी, इससे हट के रीमेक, कि अगर वो ये बोल देता ए आई इज़ इक्वल टू आई ए इज़ इक्वल टू वॉट, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, तो इसका जवाब बताएं। इसके जवाब में वो लिखता है ऑप्शन में ए आई नल मैट्रिक्स नन ऑफ दीज। अब अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लिखेंगे इसका ए। देखिए फ़ायदा हुआ। MCQ नंबर 7 पे हूँ, लेकिन आपके पास तकरीबन 14 MCQs पहुँच गई कि प्रैक्टिस आ रही है, वैरायटी आ रही है। कि ये देखें ए और बी थी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, यानी कोई आइडेंटिटी भी नहीं हो इसमें या कुछ हो, लेकिन आई आ गया तो उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शर्त आ गई कि आइडेंटिटी है एक मैट्रिक्स। 8, ये तो बहुत आसान है, आप बताएं मुझसे पहले कि अगर ए जो है मैट्रिक्स उसका एलिमेंट सिर्फ -7 हो तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। देखें इसमें स्क्वायर ब्रैकेट मैट्रिक्स हो गई और ये डिटर्मिनेंट हो गया, जिसमें दीवारें खाली होती हैं वो डिटर्मिनेंट होता है। इसका जवाब होगा जनाब, बोलें -7 ही रहेगा, क्योंकि इसमें AD माइनस BC का कोई एलिमेंट ही मौजूद नहीं है। बड़ा बड़ा लिख लें कि अगर कोई सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स होती है तो उसका डिटर्मिनेंट भी वही सिंगल एलिमेंट होता है, चाहे पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव हो तो नेगेटिव आ जाएगा। MCQ नंबर 9, ये तो फार्मूला है। मेरी 2.3 एक्सरसाइज देखिएगा, उसमें मैंने एडजॉइंट निकालना सिखाया है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स वो कोफैक्टर से निकलती है। कोफैक्टर का फार्मूला होता है, कोफैक्टर का एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला होता है ये -1 i + j × Mij, यानी इस तरह लिखा जाता है इसको। Aij इज इक्वल टू, यानी अब मुझे 1 1 फैक्टर निकालना है तो यहाँ 1 + 1 आ जाएगा सब सुपर स्क्रिप्ट पावर में। ये साइन तय करवाता है। इसके लिए 2.3 एक्सरसाइज देख लें, समझ में आएगा। यहाँ पे तो सिर्फ फार्मूला देख लें, लिख लें, वरना मैंने उसमें पूरे कोफैक्टर्स निकालना सिखाएं कि कोफैक्टर्स निकलते हैं। हाँ, वैसे इस MCQs की लिस्ट में भी आखिरी जो 20th MCQs है उसमें एक कोफैक्टर निकालने को भी उसने कहा है। उससे आपके पास प्रैक्टिस आ जाएगी कि कैसे कोफैक्टर निकालते हैं। 10वीं MCQs पे हम पहुँच गए भाई, आधी हो गई है तकरीबन। बोर ना हो, ना परेशान हो। 10वीं MCQs में कह रहा है कि कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर हो तो बताएं डिटर्मिनेंट ए किसके बराबर होता है। पहले ये पता होगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके जो कॉर्नर एलिमेंट है ना वो 0 हो, चाहे यहाँ पे 0 हो, इस तरह ये 0 ना हो तो ये लोअर ट्रायंगुलर हो गई, या ये 0 हो बाकी 0 ना हो। ये नोट कर लें बड़ा बड़ा, ये लोअर ट्रायंगुलर है
और ये अपर ट्राइंगुलर है, सही है। अब उसने क्या बोला है कि किसी भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में इर्रिस्पेक्टिव के अपर है कि लोअर है, यानी अब ऐसी दोनों में से कोई सी भी है, ठीक है। कह रहे हैं इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा। अब ज़रा ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ये 3 जो ज़ीरो है ना, वो बाकी जो ए डी बी सी करेंगे ना सबको ज़ीरो करेंगे, सिर्फ एक को नहीं कर पाएंगे, वो इसको। ये देखें, ये नोट करें, यानी फ़र्ज़ करें यहाँ पे 2 लिखाओ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। शॉर्ट हैंड बता रहा हूँ, एप्टीट्यूड में भी काम आ जाएगा। 2 3 ज़ा बोले 6, 6 4 ज़ा 24। इसके डिटर्मिनेंट का आंसर 24 आ जाएगा। अब यहाँ फ़र्ज़ करें -1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -3 है। -1 2 ज़ा बोलें -2 और -2 -3 ज़ा बोलें 9। यानी ये इस तरह आ रहा है 2 × 3 × 4, यानी इस प्रिंसिपल लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर दें। ये 6 आएगा, सॉरी 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। इस बुनियाद पर आप इसका ऑप्शन कहेंगे सर पहला, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल कौन सा होता है? ये हम आम जो ज़िंदगी में डायग्राम्स बनाते हैं जैसे स्क्वायर, इसमें 2 डायगोनल बनते हैं, ऐसे ही है। ये वाला जो होगा ना, ये लीडिंग डायगोनल कहलाएगा मैट्रिसेस की स्टडी में, क्योंकि हम मैट्रिसेस के एलिमेंट लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, तो इसमें दूसरा डायगोनल बनेगा भी नहीं, उसका शुमार भी नहीं होगा, उसका जो है बोला भी नहीं जाएगा। तो ये लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। सही है जनाब, आसान सी एमसीक्यूज़ है, लेकिन इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे दे तो आप सिंपली उसके डायगोनल, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एडीबीसी के चक्कर में पड़ेंगे, शॉर्ट हैंड में उसका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, एमसीक्यू नंबर 11, कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आई जो है वो जे से छोटा हो। अभी बताया था आई क्या होता है बेटा? रॉ, और जे क्या होता है? कॉलम। अब रॉ जो है वो कॉलम से गिनती में छोटी हो, तो ये कौन सी मैट्रिक्स बनेगी? अब ज़रा इन दोनों को गौर से देखें आप लोग, इन दोनों को देख रहे हैं? ये पोजीशन क्या है बेटा? 0 0, क्योंकि ये देखें ना, उसने ए आई जे को 0 का है, 0 कि कौन कौन से एलिमेंट 0, ठीक है। फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, तो ये तो 1 2 हो गया। फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, ये 1 3 हो गया। सेकंड रॉ थर्ड कॉलम, ये 2 3 हो गया। अब गौर करें, 1 2 से छोटा है, इसमें 1 3 से छोटा है, इसमें 2 3 से छोटा है। इसके अंदर देखेंगे तो बड़ा आ जाएगा। सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, और थर्ड रॉ सेकंड कॉलम। इसमें गौर करें, इसमें 2 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है। अब यहीं से थ्योरी से उठाएं आप लोग मुझसे पहले एमसीक्यूज़ कि ये वाले का नाम क्या लिखा हुआ है? लोअर ट्रायंगुलर। इस वाले का नाम क्या लिखा हुआ है? अपर ट्रायंगुलर। आ जाएं इस पे कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका आई यानी रॉ वाली पोजीशन कॉलम से छोटी हो रही हो और उस पोजीशन पर 0 आ रहा हो, ये देखें 0, तो ये हो गया इसका जवाब लोअर ट्रायंगुलर। ये रटने का देखें नहीं था, समझने का था। अब खुद ही लिखें साइड पे कि अपर ट्रायंगुलर का सवाल होगा तो उसमें क्या चेंज होगा? सब कुछ ऐसे ही लिखा रहेगा, यहाँ पे पहुँच के आई ग्रेटर देन जे हो जाएगा। समझे कुछ? ये हुई ना बात, देखा? पूरी इलस्ट्रेशन के साथ मिल रहा है, वरना आंसर की में ABCD तो याद कर लेगा स्टूडेंट। थोड़ा सा भी इसमें ट्विस्ट या चेंज आया तो क्या करेगा बताएं आप? A triangular matrix is always a diagonal matrix. No, diagonal matrix वो होती है जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स हों। स्क्वायर मैट्रिक्स
स्केलर मैट्रिक्स ऑल ऑफ दीज, स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं हो सकती। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है कि जिसके डायगोनल में सारे सेम हो। स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे सेम होते हैं। डायगोनल एलिमेंट सेम, थ्योरी भी लिखवा रहा हूँ, सही है। डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है जिसमें सिर्फ एलिमेंट्स हो ही डायगोनल में, चाहे डिफरेंट हो जैसे भी हो। लीडिंग डायगोनल जो होता है सिर्फ उसमें एलिमेंट होंगे, बाकी सारे ज़ीरो होंगे, बाकी सारे ज़ीरो होंगे। स्केलर में भी बाकी सारे ज़ीरो होंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बना इसका आंसर। सोचें क्यों? क्योंकि स्क्वायर नहीं बनेगा तो ये ट्राइंगल नहीं बनेंगे। ये देखें ट्राइंगल इसलिए इसको बोला जाता है। ये देखें बना ट्राइंगल, गेम समझ में आ रही है? ट्राइंगल बन रहा है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी ये बनेगा ट्राइंगल। स्केलर और डायगोनल नहीं हो सकती। ऑल ऑफ दीज गलत हो गया क्योंकि जब दो नहीं होंगे तो सब नहीं होंगे। समझ गए भाई? 13 पे हम पहुंच गए। अच्छा अब यहाँ पे थ्योरी की एमसीक्यूज़ हैं। थ्योरी वाली एमसीक्यूज़ आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन समझ लें तो अच्छी बात है क्योंकि थ्योरी चेंज हो गई तो, क्योंकि थ्योरी तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन हम पढ़ते नहीं है। मैथ्स की थ्योरी आमतौर पे क्वेश्चंस करते हैं। 13 में लिखा हुआ है कि स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा मेरा वो लेक्चर देखें जिसमें 2.1 मैंने कराई है, उसमें मैंने एक अपने वाइट बोर्ड के ना कॉर्नर पे सारी मैट्रिसेस के नाम और उसकी शक्ल लिख दी है, उससे आपकी समरी आ जाएगी। यहाँ तो इस एमसीक्यूज़ में बता रहा हूँ लेकिन वहाँ पे पूरी लिस्ट है। स्क्यू सिमेट्रिक अगर ट्रांसपोज करके एक जैसा आ जाए बराबर तो ये सिमेट्रिक होता है, सही है। स्क्यू सिमेट्रिक ये हो गया कि ट्रांसपोज करें तो तमाम एलिमेंट्स के साइन इन्वर्ट हो जाएं। ये अगर होगा तो हार्मिशियन हो जाएगी। नीचे ये हार्मिशियन है, जल्दी से 1 से 2 कर लेते हैं। ये हार्मिशियन का ये आ गया। अब इसी के तुफैल वो भी कर लें कि स्क्यू हार्मिशियन क्या होती है। स्क्यू हार्मिशियन ये अगर ऑप्शन होगा तो ये स्क्यू हार्मिशियन का है। देख रहे हैं फ़ायदा सर जवाब से लेक्चर लेने का, वरना ABCD अभी करता है, ये कब का ख़त्म हो चुका होता लेक्चर। कि देखें आपको जो सवाल 2 हैं 4 हो गए कि सिमेट्रिक का ही पूछ ले, स्क्यू हार्मिशियन का भी पूछ ले, वरना सवाल में यहाँ पे बुक में हार्मिशियन है और स्क्यू सिमेट्रिक है, सही है। 15 में कह रहा है ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल ऑफ अ स्क्यू हार्मिशियन। स्क्यू हार्मिशियन, स्क्यू हार्मिशियन जो होता है ना, इसमें ज़ीरो होने चाहिए डायगोनल में, वरना वो स्क्यू यानी कि उसको ट्रांसपोज करेंगे ना तो एलिमेंट गलत गलत पोजीशन पे पहुंच जाएंगे और सेम नहीं आएंगे। लेकिन अब साइड पे लिखें कि अगर सिर्फ हार्मिशियन बोलता तो हार्मिशियन में कॉम्प्लेक्स नंबर आता, ये ना बोलता खाली हार्मिशियन बोलता, क्योंकि हार्मिशियन मैट्रिक्स में ज़रूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के एलिमेंट्स हों, यानी जिसमें आयोटा आता हो, ऐसे एलिमेंट्स हों, आयोटा -2 आयोटा ऐसे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है। बाकी जितनी मैट्रिसेस होती हैं सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, आइडेम्पोटेंट, इन्वोल्यूटरी, उसमें यानी सिर्फ हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन में ये होता है। लेकिन उसने चूँकि मेन डायगोनल बोल दिया है तो मेन डायगोनल वाले एलिमेंट यानी ये वाले एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए, ये शर्त है। तो ये बी ऑप्शन इसका हो गया सही। तो ये तीनों थ्योरी की थी, लेकिन थ्योरी के अंदर भी सर ने ऊपर की 2 में और तीसरे में रीमेक बता दिया। 5 MCQs रह गई हैं, थोड़ी सी हिम्मत और कर लें, निस्बतन नॉर्मल सी MCQs हैं। आंसर याद नहीं कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आंसर याद जो है स्टूडेंट कर रहे हैं उनके पास स्टैंड बाई नहीं रहेगा और ये ख़तरनाक होता है। अगर स्टैंड बाई स्लिप हुआ रटने का तो गया। डिटर्मिनेंट के बराबर है तो कह रहा है कि बताएं कि क्या वैल्यू होगी ए की। अब डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में फ़र्क है। मैट्रिक्स होता तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो जाता, डिटर्मिनेंट है तो आपको ADBC से खोलना पड़ेगा, यानी यूँ करना पड़ेगा 7A, ये इसका आ गया B × 0, ADBC वाला तरीका जो बताया था ये, इससे मल्टीप्लाई 0 हो गया, इज इक्वल टू माइनस
9 2 ज़ा -18 और इस रुख पे साइन चेंज होता है तो 3 1 ज़ा -3, ठीक है। तो 7a = -21, a = -21/7, -3 वाला ऑप्शन ढूंढे जल्दी से, पहले ही पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन। लेकिन अब ये याद नहीं कीजिएगा, वो बी का पूछ लेता तो क्या करते आप, यहाँ पे 0 हटा देता वो, तो बी की वैल्यू फिर निकालते इसी ट्रिक से, समझ गए। याद नहीं कीजिएगा, इसको ADBC से करें, इसको ADBC से करें और फिर इक्वेट कर दें। लेकिन अगर वो मैट्रिक्स देता, मैट्रिक्स ऐसे A B 0 5 और यहाँ पे A के सामने लिखा होता 2, तो बस A आ जाता 2, क्योंकि मैट्रिक्स है। इसमें ADBC मत चला दिया, देखिए सिंबल पहचाने, मैट्रिक्स होगा तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा होता -1, तो B आ गया -1, यानी ये वाला इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। लेकिन फ़ायदा देख रहे हैं, मैं डिटर्मिनेंट वाला दिखा दिया बुक का, मैट्रिक्स का आ जाएगा तो एडजस्ट कर लेंगे हम। 17 MCQ में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रॉज, थ्योरी है ये। नॉन ज़ीरो रॉज जो होती हैं एचेलॉन फॉर्म की, उसको क्या कहते हैं, यानी यूँ समझ लें इस तरह कि यहाँ पे लिखा होता 1 5 7 0 0 1 -2/3 0 0। एचेलॉन फॉर्म पता है ना, जिसका हर रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 हो और उसके नीचे वाला 0, अब इसके नीचे वाला 0 है, दूसरी रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 हो, उसके नीचे वाला 0 हो, तो ये इसका मतलब ये एचेलॉन फॉर्म हो गई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एचेलॉन फॉर्म की नॉन ज़ीरो रॉज, यानी जिनमें ज़ीरो सारे के सारे ना हो। अब जैसे इसमें ये एक नॉन ज़ीरो है और एक ये नॉन ज़ीरो है, क्योंकि इसमें सारे ज़ीरो नहीं है, इसमें ये ज़ीरो रॉ हो गई, ठीक है। अब कितनी है इसकी, 2, तो जितनी होंगी ना वो उसके हो जाएगा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, बी ऑप्शन। नॉन ज़ीरो, ख्याल रखिएगा, अगर नॉन ज़ीरो तीनों हो जाएंगी, यानी यहाँ पे भी 1 आ जाता है, ऊपर के तीनों सेम रहते हैं, वो नीचे के सेम रहते हैं, यहाँ पे 0 0 1 आ जाता, तो अब इसका रैंक 3 हो गया, क्योंकि तीनों नॉन ज़ीरो हैं। साइड पे लिख लें भाई, इसका रैंक हो गया 3। ये तो डेफिनेशन पूछ रहा है ना कि उसको कहते क्या हैं, तो आपने कह दिया रैंक। एक मैट्रिक्स खुद दे दे, आपको प्रिंट कर दे क्वेश्चन में, कहेगा आप बताओ इसका रैंक, तो देखो अब आपके पास नॉलेज होगी तो करेंगे ना ये कि इसका रैंक 2 है, क्योंकि नॉन ज़ीरो रॉ इसकी ये दोनों है, नॉन ज़ीरो रॉज। तो फ़ायदा हो रहा है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स किसको कहते हैं, पीछे गुजर गया, रॉ बाई कॉलम, वो अलग चीज़ होती है। जैसे इसका ऑर्डर है 3/3, 3 रॉ 3 कॉलम, समझ गए। 18th, इफ़ A इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो अभी पीछे जा चुका है, जल्दी से बताएं। अगर A माइनस A ट्रांसपोज के बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे उसको, जल्दी बताइए भाई। स्क्यू सिमेट्रिक, वैसे उसमें मैंने रीमेक बता दी, खुद ही आ गई। 19 में कह रहा है आइडेम्पोटेंट वो होती है जिसके अंदर स्क्वायर करें तो मैट्रिक्स वापस आ जाए, ये। लेकिन साइड पे लिखें कि अगर स्क्वायर करते और I के बराबर आ जाती तो ये इनवॉल्यूटरी होती, अगर स्क्वायर करते और 0 के बराबर आ जाती तो ये नील पोटेंट होती, और स्क्वायर कर देते और ट्रांसपोज के बराबर आ जाती तो ये कुछ भी नहीं होती। नहीं समझे, ये कोई डेफिनेशन ही है, ट्रैप दे रहा है, डिसीव कर रहा है, बाकी सब तो डेफिनेशन है। इस सवाल की आइडेम्पोटेंट की ये हो गई कि स्क्वायर करें तो मैट्रिक्स रिपीट हो जाए, रीअपियर हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, यानी इस तरह वाली 1 0 0 0 1 0 0 0 1 वाली, और इसमें सारी 0 0 वाली आ जाए। आखिरी MCQ से पहले भाई ये व्हाट्सएप देख लें, काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे कह रहे हैं कि सर स्टडी ग्रुप में क्या होगा। स्टडी ग्रुप में बेटा आपको इस तरह की MCQs भी मिल जाएंगी, टेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे, नोट्स सबसे बढ़ के मिल जाएंगे, फिज़िक्स केमिस्ट्री
बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया, सब चीज़ के ईच एंड एवरीथिंग। और सबसे आगे चल के आपको गैस पेपर, टारगेट पेपर, सब तैयारी का स्टफ़ और गाइडलाइन सब कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर आपको ये फ़ायदा उठाना है तो फ़ौरन से बेशतर ज्वाइन कर लें JJC का स्टडी ग्रुप बाय सर जवाद। लेट हो गए हैं थोड़ा, लेकिन कोई मसला नहीं है, आपको हर चीज़ मिलेगी जो पीछे की मिल चुकी है बाकियों को। आखिरी MCQs है द को फैक्टर। देखिए ये को फैक्टर जो आएगा इससे एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगी। अब जैसे उसने कहा A22 का मतलब है कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दें और फिर ADBC की चला दें। अब सेकंड रो ये सेकंड रो है, सही है, और ये सेकंड कॉलम है। अब इसको यहाँ से मिटा दें, समझने के लिए यूँ कर देंगे, वरना कॉपी से नहीं मिटा दिएगा। एडजॉइंट 2.3 में मिल जाएगा आपको ये। अब इस पर ADBC चलाएँ। 1 × -1 हो गया, माइनस फार्मूले का 4 × 0 0 हो गया। ढूंढें -1 जल्दी से, पहला ये रहा -1। लेकिन अब वो जल्दी से इसका रीकैप ले लें। अगर वो बोलता है A31 निकालो को फैक्टर, तो तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, 2 5 = 10 -4 2 = 8, तो ये 10 - 8 से आ जाता 2। इस तरह आप 9 को फैक्टर्स निकाल सकते हैं, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। लेकिन ये को फैक्टर है, इसमें एक मसला है। मसला पता है वो हुआ या क्या हुआ? नहीं हुआ। ये तो आपने कर लिया, लेकिन आपने इसका फॉर्मूला भुला दिया। जैसे यहाँ पे इसका फॉर्मूला है IJ = -1 of I + J और MIJ। मैंने MIJ तो निकाल के दिखा दिया आपको, -1 -0। आपने इसको अहमियत नहीं दी। -1 2 + 2, ये देखें इवन आ गए, पावर इवन आ गई, यानी ये प्लस हो गया, क्योंकि 2 और 2 4 है। 4 मरतबा माइनस को मल्टीप्लाई करें जल्दी जल्दी, तो क्या है, प्लस आया। लेकिन इस वाले को आप 3 1, इसमें भी बचत हो गई। क्यों? क्योंकि 3 + 1 4 है, जो कि इवन है। गड़बड़ हो जाएगी कब? जब आप कोई ऐसा को फैक्टर निकालेंगे जिसके अंदर प्लस करने पर ऑड आए। तो जाने से पहले ये एक दिखा देता हूँ आपको। जैसे वो निकालता 2 3, तो देखें -1 2 + 3 और फिर उसके बाद 2 3 1 2 0 1 1 2 0 1। अब ये देखें, ये -1 के ऊपर 5 आ गया, तो ये देखें ऑड है ये, इसका मतलब ये माइनस साइन आ गया। और 1 1 = 1 -0, इसका -1। देखिए अब इस माइनस की वजह से आंसर -1 आ रहा है। ऑप्शन में +1 बच्चा ले लेगा, वो इसको अहमियत ही नहीं देगा कि को फैक्टर निकालने में ये वाला हिस्सा जो होता है ये साइन कन्वेंशन तय करवाता है। और साइन कन्वेंशन मतलब क्या? लिख लें कि अगर I + J इवन होगा तो प्लस, I + J अगर ऑड होगा तो माइनस। सही है? तो ये थोड़ा हेल्दी लेक्चर था। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना और सबका, ख़ास करके वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। नमाज़ों की पाबंदी करें एहतिमाम के साथ। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।